नमस्कार। टिंज भारत देखने आप में हूं रमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 सीपीएस हटा दी है। उसके बाद से लगातार राजनीति में उबाल आ रहा है। कई तरह की चर्चाएं सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच ये केस की चुनौती राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है। 22 तारीख को ये लिस्ट हुआ या केस लगेगा। दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी विधायकों की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई है। इसके क्या कानूनी पहलू है, क्योंकि बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सीपीएस हटाएगी सीपीएस अब एमएलए बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इनकी विधायकी जाएगी या बच जाएगी। इन्हीं कानूनी पहलुओं पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है बहुत ही तेज तर्रार वकील, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं विनय शर्मा साहब। बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, निडरता के साथ अपनी बात रखते हैं। और इसी मुद्दे पर पहले जब सरकार पर संकट मंडराया था तब भी इन्होंने काफी कुछ बातें कही थी। इनका दावा है कि बात पूरी तथ्यों के साथ रखते हैं, कानूनी पहलुओं की इनको काफी गहरी समझ है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। ये एक त्वरित मुद्दा है। अब बड़ा सवाल यही है जो जनता भी ये जानने चाह रही है, हिमाचल प्रदेश की 72 लाख से ज्यादा लोग, कि क्या इनकी 6 एमएलए की विधायकी क्या बचेगी या जाएगी। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि इनकी जो मेंबरशिप है वो जाने के ज़्यादा चांस इसलिए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो प्रोटेक्शन इनको जो सीपीएस एक्ट था उसके तहत दी गई थी, जब वो एक्ट ही खत्म कर दिया गया तो वो प्रोटेक्शन अपने आप ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो सीपीएस थे, अगर उन्होंने सीपीएस रहते हुए या उन्होंने कोई फैसिलिटी ली है, जैसे गाड़ी ली है या बंगला लिया है, ऑफिस लिया है या उन्होंने सैलरी ली है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आते हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी जो जो विधायक है उसकी सैलरी 2,10,000 है। सारे जो वेतन भत्ते मिला के हैं वो 2,10,000 हैं। लेकिन जो सीपीएस थे उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया था 2,20,000 का, यानी 10,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा मिलता था। ये कोठी, ऑफिस और गाड़ियां, ये सारी चीजों को अगर आप मिला के देखेंगे तो ये डिस्क्वालिफिकेशन को इनवाइट कर रहे हैं। ये लाभ का पद माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, एक बड़ा सवाल है। जो हाईकोर्ट की जजमेंट है उसमें इस संदर्भ में क्या कहा है, पर्टिकुलर ये लाभ का पद है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं, इनका पक्ष भी आया जो हटाए गए, कि हमें तो 2006 के एक्ट के तहत हमें सरकार ने तैनाती या नियुक्ति दी थी। 2006 का जो एक्ट था उसमें क्या किया गया था, एक्ट में एक प्रावधान रखा गया था कि जो एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन है 71 के एक्ट के तहत, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एमएलए किसी लाभ के पद पर बैठता है या कोई लाभ लेता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को इनवाइट करता है। उसको खत्म करने के लिए जो सीपीएस एक्ट है उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी कि जो सीपीएस के तहत जो भी नियुक्तियां होंगी वो 1971 का जो एक्ट है उसका वायलेशन नहीं करेंगी। उसमें प्रोटेक्शन दी गई थी कि ये जो भी इसमें वेतन भत्ते सुविधाएं लेंगे वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आएंगी। तो अब जब ये एक्ट ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 50 में, हाँ, मैं आप इसका जिक्र आपने विशेष तौर पर किया, पैरा नंबर 15 में ये विशेष 50 पैरा नंबर 50 में ये कहा है, 3D इसकी धारा का भी जिक्र किया है, उसको भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल माना है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो एक्ट ही अगर आपका खत्म कर दिया जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है तो फिर सीधी बात आ गई 1971 का जो एक्ट है उसके जो प्रावधान हैं वो इन लोगों पर लागू होंगे। तो वो अगर लागू हुए तो फिर इनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। क्या प्रावधान है, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 1971 का एक्ट क्या कहता है, क्या उसमें डिस्क्वालिफिकेशन को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है।
डिस्क्वालिफिकेशन, वही तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी एमएलए किसी भी तरह की एमएलए शिप के अलावा कोई और सुविधा लेता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को आमंत्रित करती है। मान लीजिए कोई एमएलए है, वो ठेकेदार था पहले और उसके बाद एमएलए बन गया, तो वो पुराने उसने चाहे कितने भी काम उसके चले भी हैं तो उसको बीच में छोड़ने पड़ेंगे। जैसे देवेंद्र भुट्टो जी थे, देवेंद्र भुट्टो जी जैसे ही एमएलए बने उन्होंने अपने सारे जो काम थे वो उन्होंने एफिडेविट देके शपथ पत्र दिया और पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी को बताया कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, तो आप इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन से बचते हैं। ये 1971 का एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एमएलए ही नहीं, आप एमपी भी जो है वो भी उसी डिस्क्वालिफिकेशन, सेम डिस्क्वालिफिकेशन को इनवाइट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 50 में क्लियरली कहा कि जो इनको प्रोटेक्शन दी गई थी सीपीएस को, ये निरस्त हो गई है। अब ये गवर्न होंगे 1971 के एक्ट के तहत, जिसमें लिखा है कि कोई भी एमएलए अगर कोई लाभ का पद लेता है या सुख सुविधाएं लेता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को इनवाइट करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गवर्नर साहब के पास गए, उनको एक ज्ञापन दिया उन्होंने और उनको कहा गया कि इस पे आप एक्शन लेंगे। ये कॉल जो है वो लेगा इलेक्शन कमीशन। ये गवर्नर साहब के बाद जो भी इनका ज्ञापन जाएगा, गवर्नर साहब जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करेंगे और कॉल जो है इलेक्शन कमीशन ने लेनी है। तो ये अनसीट करने की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के माध्यम से थ्रू गवर्नर होगी, क्योंकि ये भी समझने का विषय है, क्योंकि जब एंटी डिफेक्शन लॉ का मसला उठा था तो उसमें सारी पावर निहित है स्पीकर के पास। इस मसले में जब डिस्क्वालीफाई करने की है तो वो फिर चुनाव आयोग, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग रूट है। देखिए, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपको पता है कि जब कोई एमएलए या एमपी इलेक्शन जीतता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि वो एमएलए या एमपी बन गया है। तो वो सर्टिफिकेट जो जारी करने वाला है वही जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है वही उसकी कॉल है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन मेरा हिसाब से ऐसा करेगा कि जो एमएलए जितने भी लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी एबीसी कोई भी अगर ज्ञापन देता है तो इलेक्शन कमीशन जो है जिन लोगों के खिलाफ ये ज्ञापन आएगा कि कंप्लेंट आएगी कि इन लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन को आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है, तो उनको इलेक्शन कमीशन पहले सुनवाई का मौका देगा, उनको नोटिस जारी करेगा। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन जब सुनवाई होगी एक प्रोसेस है उसके लिए भी, तो ऐसा ना हो कि अभी लिटिगेशन में मामला फंसा था, लगभग 2 साल लग गए फैसला आते आते। जी। कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है, और अब चुनाव आयोग में अगर मसला जाता है तो फिर तो कहीं ज्यादा समय, या कोई एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि तत्काल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, क्या वो प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारा जो लॉ है उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि वन शुड बी हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कहते हैं कि आपको हर एक को सुनवाई का मौका देना है। जैसे आपने देखा, कसाब भले ही सरेआम पकड़ा गया था और गोलियां चला रहा था, उसने लोगों को की हत्या की, उसके बावजूद उसको एक एडवोकेट दिया गया। उसके बाद सेशन में मामला चला, उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास उसकी एप्लीकेशन भी, ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद ही कोई एक्शन होता है। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनको नोटिस देगा, इनसे जवाब मांगेगा, और अगर जवाब से सहमत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी ज्ञापन जाएगा उसमें एविडेंस लगे होंगे। एविडेंस तो हिमाचल प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुद प्रोवाइड कर दिए। वो कैसे? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस दिन ये ऑर्डर आए उससे 1-2 दिन के बाद अधिकारियों ने 2-3 नोटिफिकेशन निकाली। एक निकाली जिसमें उन्होंने इन विधायकों को जो गाड़ियां दी गई थी वो वापस ली। इसका मतलब ये कि वो गाड़ियां जो थी इनके पास तब तक थी जब तक ये हाई कोर्ट का मामला, जो हाई कोर्ट ने इनको
इनके सीपीएस एक्ट को सेटिसाइड नहीं किया। इसका मतलब 2 साल तक जब से ये अपॉइंट हुए थे और जब से गाड़ियां वापस ली गई तब तक इनके पास गाड़ियां थी। फिर इनका जो स्टाफ है वो हटाया गया, उसकी फोटोज उसकी नोटिफिकेशन आई। फिर इनसे जो ऑफिस दिए गए थे वो वापस लिए गए, उसके नोटिफिकेशन आई। अभी तक ऑफिस में आपको हल्का सा रोकना चाहिए। ऑफिस भी ना केवल राज्य सचिवालय में, ऑफिस इनके विधानसभा परिसर में भी जब बजट सत्र लगाता या कोई भी सत्र चलता था तो वहां भी इनके दफ्तर थे। वही बात है ना कि वो सारे एविडेंस जो हैं वो व्यवस्था परिवर्तन के तहत अधिकारियों ने विपक्ष को सरेआम पकड़ा दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन जो अगली डेट है हाई सुप्रीम कोर्ट में वो 22 की है। उससे पहले ही अधिकारियों को क्या जरूरत थी इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करने की, पहले कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा गलत समय चुना कि जिससे सरकार की और किरकिरी हो और विपक्ष को मुद्दा मिल जाए। विपक्ष अब अदरवाइज क्या होना था कि विपक्ष को आरटीआई के तहत इनकी सारी जानकारियां लेनी थी कि इनकी जो सुख सुविधाएं हैं कितनी थी और कब वापस ली गई। अब तो सारी जो एविडेंस है वो अधिकारियों ने एक तरह से विपक्ष के हाथ में पकड़ा दी। लेकिन हाईकोर्ट का वो तो ये भी प्ली ले सकते हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इनसे गाड़ी बंगला तुरंत वापस लिया जाना। और ये मामला जो है आपको याद होगा आज से 7-8 महीने पहले की बात है, तब हाई कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर पास किया था। उसके बावजूद इस तरह की नोटिफिकेशनें ये दिखाती हैं कि जो अधिकारी हैं उनके दिल में सरकार के प्रति कितनी इलविल है और विपक्ष के प्रति कितनी सहानुभूति है कि वो एविडेंस क्रिएट करके उनको तश्तरी में डालकर दे रहे हैं। हो सकता है अब आने वाले समय में कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर दे जिससे पता लगे कि जो इनको कोठियां अलॉट हुई थी वो भी वापस जा रही हैं। तो इस तरह के एविडेंस ये बनाकर दे रहे हैं। सिंटा जी, यहां एक बात और है कि ये 6 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दायरे में 9 एमएलए हैं। 3 और एमएलए जो हैं वो उनके खिलाफ भी वो एक्शन लेने तो की वो बात कर रहे कैसे, हैं। क्योंकि वो विद कैबिनेट रैंक है, क्या एमएलए कानूनन इससे ज्यादा सुविधाएं जो बतौर एमएलए मिल रही है उससे नहीं ले सकते, और कैबिनेट रैंक के एमएलए को नहीं हो सकता कानूनन? देखिए, जो कैबिनेट रैंक है उसके लिए एक लिमिट लगा रखी है। 12 से ऊपर इंक्लूडिंग सीएम। हाँ जी, 12 से ऊपर लगा नहीं सकते आप, है ना। तो आपने अगर किसी कईयों को कैबिनेट रैंक दिया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपने कर रखी होगी। अब हो सकता है अधिकारी अगले 1-2 दिन में इस तरह की नोटिफिकेशन भी पब्लिक में भेज दें ताकि विपक्ष को मुद्दा मिल जाए और सरकार की किरकिरी हो। और यहां एक चीज आप देख लीजिएगा कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट्स में इस तरह का कोई भी शब्द आया होगा जिसमें कि ये लिखा होगा कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का वो दिया हुआ है, ओहदा दिया हुआ है, तो उन लोगों की भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आ तो सकती जब है। उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो उसी वक्त नोटिफिकेशन हुई है। वो तो उसमें बाकायदा ऑब्लाइज करने के लिए गवर्नमेंट की राजनीतिक व्यवस्था हो सकती थी। ये तो विद कैबिनेट रैंक तो उस नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था। यही बात है कि विपक्ष जो है अभी तक चुप था क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सामने है और अब अगली कार्रवाई के तौर पर विपक्ष जो है 6 नहीं, मुझे लगता है कि 9 लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल सकता है। और ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल समय होगा आने वाला, क्योंकि अगर 9 लोगों को, पहले तो जो बॉल था वो स्पीकर साहब की कोर्ट में था। स्पीकर जो हैं वो कांग्रेस के एमएलए हैं सबसे पहले, उनकी एफिलिएशन सरकार के साथ ज्यादा है। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है सेशन के टाइम से एक ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन उसके जो अपॉइंटी हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी फास्ट इस पर एक्शन ले सकता है और अगर वो अनसीट कर देता है 9 एमएलएस को, 6 की तो स्ट्रेट वे है और 3 मुझे लगता है कि वो उसके दायरे में आ जाएंगे। और अगर 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई करता है तो इलेक्शन फिर 9 पे बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दूसरा इससे जुड़ा सवाल, आपने स्पीकर का जिक्र किया, तो इतने ही विधायक विपक्ष के, उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग चल रही है अलग से विधानसभा में। बिल्कुल चल रही हैं। ये
जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अगर पीछे जो बाई इलेक्शन हुए, अगर सरकार उसमें जैसे सरकार के 6-7 लोग जीत के आ गए, अगर उससे कम लोग जीत के आते, तब वो वाला मैटर जो था वो तैयार था। लेकिन उसको जब सरकार स्क्रिप्ट उसकी लिख दी गई थी विपक्ष के विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की। जी तो ये कार्रवाई तो अगर इधर होती है तो उधर भी होगी। तो उस स्थिति में अगर ऐसी नौबत आती है तो उस स्थिति में क्या हिमाचल प्रदेश में फिर होगा क्या? देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से अगर कॉल ले ली इलेक्शन कमीशन ने और इनको 9 जो एमएलए हैं या 6 एमएलए हैं इनको अनसीट कर दिया, तो दूसरी तरफ से स्पीकर साहब भी इस तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो सरकार की मेजोरिटी जो है इस वक्त 3 या 4 एमएलए के हिसाब से है, क्योंकि 40 उनके हैं, 28 उनके हैं। अगर 5-6 लोग इधर के उधर होते हैं या 6 लोग ये अनसीट होते हैं तो ये 34 पे आ जाएंगे। 34 पे आने के बाद एक तो स्पीकर साहब हैं, तो 33 रह जाएंगे। तो डिफरेंस जो है वो 3 या 4 का, अगर 3-4 इधर उधर हुए तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे में गवर्नर साहब जो हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई लोग स्विच ओवर करते हैं तो उनको क्या इसकी संभावना है? क्योंकि आपने जब पहले क्राइसिस आया था तब भी आपने अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखी थी, लेकिन तब ऐसा सरकार का ये कहना है कि अस्थिर करने के बहुत प्रयास हुए, ऑपरेशन लोटस चलाया गया, वो असफल रहा, सरकार बच गई। देखिए, अस्थिर कौन कर रहा है? अस्थिर जो है बीजेपी ने नहीं किए। आपसे रुष्ट होकर, सरकार से रुष्ट होकर, सरकार के काम से रुष्ट होकर जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो स्विच ओवर कर गए। 3 जो इंडिपेंडेंट थे जो समर्थन दे रहे थे वो स्विच ओवर कर रहे। इसमें विपक्ष का काम उसके बाद शुरू हुआ जब वो स्विच ओवर कर गए। लेकिन अब अगर इस तरह की नौबत आती है और भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा हो गए तो पुरानी वाली स्थिति नहीं आप आएगी। यहां आपको एक बात क्लियर कर दूं जी। कि जिस तरह पहले बॉल गवर्नर के कोर्ट में चला गया था, अब अगर इस तरह की स्थिति दोबारा, स्पीकर के उसमें चला गया था, अगर इस तरह की नौबत दोबारा से आती है तो उसमें यह हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मेजोरिटी आती है, अगर 2-4 लोग, ये 5-6 लोग अगर अनसीट होते हैं और 2-4 लोग स्विच ओवर करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पहला काम होगा स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटा देंगे वो। स्पीकर को हटाने के बाद वो अपना स्पीकर लाएंगे, तो वो जो स्पीकर नया आएगा वो उन एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई करे ना करे, उसको लटका कर रखे। आपको संभावना नजर आती है कि कोई इस मौजूदा राजनीतिक हालात में या जब स्थितियां और आगे फैसला कोई सुप्रीम कोर्ट का आएगा या चुनाव आयोग का आएगा, अगर अनसीट होते हैं उस सूरत में कोई स्विच ओवर करने की सोच रहे हैं, कोई होगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं हर्ष महाजन जी का बयान सुना। हर्ष महाजन जी बड़े सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के एमएलए के बिल्कुल नजदीक हैं। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो हमारे लिए एसेट है, हम चाहे तो सरकार अभी गिरा सकते हैं लेकिन हम गिराएंगे नहीं, ये काम ऐसा कर रहे हैं। ये उनका बयान है बकौल हर्ष महाजन की, ये 15-20 साल के लिए हमारे लिए काम करेंगे। हाँ जी, एक चीज देखिए आप, जिस समय ये हर्ष जी इलेक्शन में उतरे थे उस समय नंबर्स क्या थे? 43 जो थे, मतलब इंक्लूडिंग 3 इंडिपेंडेंट, 43 जो थे कांग्रेस के साथ थे, 25 लोग जो थे भाजपा के थे। डिफरेंस जो था 18 का था। 18 का डिफरेंस खत्म करके हर्ष जी वो सीट निकाल कर ले गए थे, तब 18 का था, अब तो 12 का है। अब 6 का डिफरेंस कम हुआ है। तो ऐसे में हर्ष जी की बात जो है उसमें वजन लगता है, क्योंकि वो हवा में बात नहीं करते, क्योंकि वो राजा साहब के पास बहुत क्लोज रहे हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। वो एक एक रग रग को जानते हैं कांग्रेसियों की और कांग्रेस के लोगों की। तो अगर वो पहले सफल हुए हैं तो अब तो उनके लिए मामला छोटा है। राजेश धर्माणी जी कह रहे हैं, इन्हीं के हर्ष महाजन के बयान पर उन्होंने पलटवार किया, नसीहत भी दी है कि जिस
काम के लिए वो चुने गए, वो राज्यसभा सांसद है, वो मुद्दे वो दिल्ली में उठाए, ना कि राज्य सरकार को बदनाम करे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो राज्यसभा से कहां से चुन के आए हैं? हिमाचल से चुन के आए हैं। तो उनको हिमाचल की बात करने से डिबार थोड़ा ना किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एमपी भी बन जाता है, तो वो हिमाचल की बात क्यों नहीं करेगा? कंगना है, अनुराग हैं या राजीव जी हैं, जितने भी एमपीज हैं, ये भले ही दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हो हिमाचल को, लेकिन रिप्रेजेंट तो हिमाचल को करते हैं। हर्ष जी भी रिप्रेजेंट तो हिमाचल को ही कर रहे हैं। तो वो हिमाचल की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हिमाचल की राजनीति पर ही बात करेंगे। वो असम की या बंगाल की राजनीति पे थोड़ा ना बात कर सकते हैं। लेकिन पहले भी देश बंधु सूद है जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी पीआईएल पे सीपीएस और ये हटाए गए थे। पहले भी 16 लोग हटाए गए थे, तब अनसीट नहीं हुए थे। देखिए, तब क्या स्थिति थी वो अलग मैटर था, लेकिन अब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हाई कोर्ट ने साफ बताया है कि वो जो उनको प्रोटेक्शन मिली थी वो ही खत्म कर दी गई है। क्योंकि आप देखिए, ये एक्ट बना है 2006 में। उसके बाद जो सीपीएस बने थे, उसके बाद ही बने थे वो लोग, उसके बाद जो सीपीएस बने थे उनको प्रोटेक्शन थी, क्योंकि उस पर कोई फैसला नहीं आया उससे था। पहले प्रोटेक्शन भी नहीं थी। हाँ जी। अब जो है वो प्रोटेक्शन हटा दी गई है हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा। तो अब प्रोटेक्शन जब खत्म हो गई है, और वो प्रोटेक्शन खत्म हुई है 2006 से, 2006 से हुई है, इसलिए अब जो लोग हैं वो उसके प्रिव्यू में आ गए हैं। एक आपसे एक तीखा सवाल की, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष के भीतर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हालांकि आप अपनी बात जैसे ही बेबाकी के साथ कहते हैं, वैसे ही रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। देखिए सिंटा जी, एक एडवोकेट को तथ्य के हिसाब से बात करनी होती है। अब सरकार कह दे कि रात को सूरज निकला हुआ है, तो एज ए एडवोकेट मैं अगर बोलूंगा कि हाँ सूरज निकला हुआ है, तो फिर मेरे और चापलूस या चाटुकार में कोई फर्क नहीं रहा। एक कानून का ज्ञाता होने के नाते मैं तो साफ कहूंगा कि रात को सूरज नहीं निकलता, रात शाम को सूरज डूब जाता है। तो मैं कानून के हिसाब से और फैक्ट्स पे बात करता हूं। किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, तो ये बातें चलती रहती हैं। और अपनी बात अगर आप नहीं रखेंगे ढंग से, तो फिर लोग आपको नहीं सुनेंगे। आज वो जमाना चला गया जब आप कुछ भी बोल देते थे और कुछ भी कह देते थे, वो चलता था। लेकिन अब लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं। अगर अब मैं बोल दूं कि मैं इनको अनसीट नहीं किया जा सकता, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है। कानून जो भी आपके साथ डिस्कशन हुई, ये सारी कानूनी प्रावधान पर हुई, और कानून जो जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से ना तो सरकार को डिफेंड कर रहा हूं, ना विपक्ष का साथ दे रहा हूं। मैं तो वो कह रहा हूं जो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी पहलू हैं, यही हमारा काम है। अंतिम अंतिम सवाल, क्या हिमाचल प्रदेश में अब सियासी संकट आ सकता है? देखिए, संकट तो जिस दिन से फरवरी महीने से जब हर्ष जी चुनाव जीत गए थे, तब से ही सरकार संकट जो है बरकरार है, और वो किसी ना किसी रूप से सामने आता रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इतने बढ़ चुके हैं कि उसकी वजह से हरियाणा में जो विपक्ष था, मतलब सॉरी भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने इस बात को खूब भुनाया कि हिमाचल प्रदेश में जो फाइनेंशियल क्रंच है वो इतना बढ़ चुका है कि सरकार को टॉयलेट टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। तो ये बात वहां के लोगों में इतनी ज्यादा अंदर कर गई कि उन्होंने जीती हुई बाजी जो है, कांग्रेस की जो जीती हुई बाजी है, वो हार गई। सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सभी यही कह रहे थे कि कांग्रेस वहां थंपिंग मेजॉरिटी से आ रही है, और वो हार गई। अब इन्हीं चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है, महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ये चीजें भुना रही है कि हिमाचल में गारंटियों की तो बात छोड़िए, वहां पर तो एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी नहीं है। तो ये चीजें जो फाइनेंशियल क्रंच है, ये जब तक आपको केंद्र वेल आउट नहीं करता, तब तक आप पर बने रहेंगे और सरकार चलाना मुश्किल है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है, इन्होंने हमने इनसे जानने चाहे कानूनी पहलू इस पूरे के पूरे सीपीएस और इससे जुड़े कानून से संबंधित। इनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में
ये 6 सीपीएस अब ये अनसीट भी हो सकते हैं। कानूनी पहलुओं की इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। 1971 का एक्ट, उस पर भी इन्होंने बातचीत की है। 2006 का एक्ट जिसमें प्रोटेक्शन थी, वो भी, इस पर भी इन्होंने अपनी बात कही है। सियासत से लेकर कानूनी पहलू तक इन्होंने अपनी बात रखी है। इनका ये कहना है कि जो भी वो बात करते हैं ये तथ्यों पर आधारित बात करते हैं, और अब इनको ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी संकट आ सकता है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।